वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उत्तर प्रदेश में धुआंधार योगी का एक्शन जारी है। जहां एक ओर लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य शहरों के अवैध अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। उधर दूसरी तरफ विभागों में भी दनादन कार्रवाई हो रही है। कल सीएम योगी ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के आला अधिकारियों से संवाद किया और निर्देश दिया कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगरा में अब तक 55 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही सूबे के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सरकार ने जो सीयूजी नंबर दे रखा है उसका अफसर इस्तेमाल करें। जो अफसर जनता का फोन नहीं उठाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार योगी आदित्यनाथ का जो प्रदेश के मुखिया हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता हट चुकी है और फिर से बैक टू वर्क पर इस वक्त योगी सरकार आ चुकी है। तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो वहां अकबर नगर में एक के बाद एक जो अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया गया। करीब 500 ऐसे घर थे जो अतिक्रमण में बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। और ये कार्रवाई सिर्फ राजधानी लखनऊ के लिए ही नहीं है, लगातार अन्य शहरों में भी जो अतिक्रमण किए जा चुके हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और वहां पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जहां पर भी कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाही होगी वहां पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर आगरा में आप कार्रवाई देख सकते हैं। 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो नंबर दिया गया है जनता के लिए, उस फोन नंबर का इस्तेमाल करें और जनता के हर फोन का जवाब दिया जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब सारी कार्रवाई सुचारू रूप से हो, इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में अशोक राजपूत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रत्नेश जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ बैक टू वर्क हो चुका है। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो गई, नतीजों को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो गई। अब जरूरी है उत्तर प्रदेश में काम करना और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो अतिक्रमण को लेकर लगातार वार कर रहे हैं, तमाम कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त नजर आ रहे हैं। ऋतु जी, आपको और साथी वक्ता को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। ऋतु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के केंद्र बिंदु में सदैव प्रदेश की जनता रही है और जनता के लिए ही शासन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक रही बात अतिक्रमण को हटाने की, तो देखिए, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी ने भी किया हो, चाहे वो अकबरगंज का हो, चाहे वो लखनऊ के अकबर नगर का हो, चाहे वो बरेली का हो, चाहे वो गाजियाबाद को हो, अगर आपने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में आपको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा और सरकार को उसकी संपत्ति सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार संविधान के मुताबिक शासन चलाती है। रही कानून व्यवस्था की बात, तो देखिए, कानून व्यवस्था में ये बहुत सारी शिकायतें मिली कि अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो फोन नहीं उठाते और जनता के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता। और इन सब को लेकर जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची ऋतु जी, तो उन्होंने एक स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो जिले के पुलिस अधीक्षक हो, चाहे वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलों के एसडीएम हो, उनका सीयूजी नंबर ऑलवेज ऑन रहना चाहिए और उस पर जनता अगर फोन करती है तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद
सरकारी अधिकारियों के सीओजी नंबर्स पर फोन करके इस बात को देख रहे हैं कि उनके द्वारा इस आदेश का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मैं एक बार और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश के लोगों के हित के लिए है और हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता सर्वोपरि है। अगर जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो संबंधित अधिकारी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता हट चुकी है और जो काम लगातार बकाया था वो अब शुरू हो चुका है। जो कार्रवाई पहले नहीं हो पाई वो अब की जा रही है, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो। लखनऊ के अकबर नगरपुर के बात कर ले तो वहां पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई उस पर लगातार नजर बनी रही। इसके बाद और शहरों में भी अतिक्रमण को लेकर लगातार सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आगरा में देखिए 55 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने में माहिर है, वही है ये सब भी। पर रही बुलडोजर की कार्रवाई के बाद, बुलडोजर पर समय समय पर सवाल उठता रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से कानपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर आग लगा दिया झोपड़ी में, उसमें माँ बेटी जलकर मौत हो गई। कितना संवेदनहीनता का परिचय दिया अधिकारियों और इस सरकार ने। इस तरह तमाम घटनाएं हैं। इनको असल मुद्दों पर आना चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। रोज आए दिन देखिए किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और विपक्ष की क्या बात कही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक, मंत्री खुद अपने अधिकारियों के खिलाफ लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी तभी लिखने को मजबूर होता है जब सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह से देखिए गुर्जर साहब एमएलए हैं, उन्होंने अब वहाँ कमिश्नर के खिलाफ लिखा है। इस तरह से वसूली हो रही है। एक देखिए इनके मुख्यमंत्री जी के मंडल के एक विधायक हैं वर्मा जी, उन्होंने चिट्ठी लिखा है अधिकारियों के खिलाफ। तो पूरे देश में एक तरह का कहिए कि चाहे इमरजेंसी कहिए, अधिकारियों का शासन कहिए, पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी हावी है, या कहिए अराजकता का माहौल। ये पूरा उत्तर प्रदेश इसके जद में है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उस पर जो है किसी तरह की बात रत्नेश जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान जब अपने अभावों को लेकर के उसका संज्ञान दिलाना चाहता है, एमएसपी की बात करता है, उसका जीवन स्तर के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं बनाने की बात हो, चाहे बिजली बिल माफ करने की बात हो, सिंचाई माफ करने की बात हो, खाद देखिए किस तरह से खाद की सब्सिडी कम की गई, 7-7 10 किलो प्रति बोरी कम कर दी गई और दाम वही है। तो जो चारों तरफ से बिजली को लेकर के आप देखिए प्रोडक्शन, विद्युत उत्पादन के एक भी संयंत्र नहीं लगा रहे हैं। विद्युतीकरण में लाइन बढ़ती जा रही, किस तरह से हाहाकार पूरे प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। आप गांव तो छोड़िए, शहरों के अंदर, लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में बिजली कटौती हो रही जो कभी नहीं होती थी। तो एक तरह से अराजकता की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सफाई के नाम पर, गंगा सफाई की बात जाने दीजिए, गोमती जी हैं, आप लखनऊ के अंदर जाके इनको कहिए देख लें किस तरह से शानदार अखिलेश यादव जी की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ को सुंदर बनाने का काम, मां गोमती को निर्मल बनाने का काम हुआ था, वो भी ऐसे पड़ा रह गया। और उसमें जो है तमाम गंदगी, गोमती जी में एक जलकुंभी एक होता है वो पानी का पौधा, वो पूरा भर गया है। जानवर वहाँ, मछलियां भी या जो भी और जो समुद्री नदी के जानवर होते हैं वो मर रहे हैं और पूरा सारे टेनिट्रीट गंदगियां जो है उसी में डाली जा रही हैं निर्बाध रूप से गोमती जी में। तो सवाल ये है कि ये धार्मिक प्रतीकों की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज पर खरे नहीं उतरते, न किसी भी काम को जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है या जनता को जिससे सहूलियतें मिल सकती हैं वो इनके एजेंडे में है ही नहीं है। ये केवल और केवल जब आप नीतिगत मुद्दों की बात करेंगे तो ध्यान भटकाने के लिए कहीं अकबरगंज, कहीं इस तरह के शब्द खोज लें, औरंगजेबगंज, इस तरह से करके उसको गैर कानूनी तरीके से हटाना। अरे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जहां इस तरह के अतिक्रमण हो उनके पुनर्वास के बाद कोई गरीब रहा होगा, रहने की समस्या रही, 1-2 पीढ़ी से कोई रह रहा है बना करके, तो ठीक है, उसकी सुप्रीम कोर्ट और गाइडलाइन जारी, उसके हिसाब से आप उनको पुनर्वासित करिए, हटाइए, कौन रोकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी सवाल हैं, स्वास्थ्य सुधारने की बात है, शिक्षा में सुधार करने की बात है, महंगाई, बेरोजगारी रोजगार देने की बात है, महंगाई कंट्रोल करने की बात है, तो इन चीजों, ये ज्यादा जरूरी सवाल है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए जब तक वो सरकार में है। ठीक है, आऊंगी रत्नेश जी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अशोक राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर।
अशोक जी, चूंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब सरकार पटरी पर काम करते हुए नजर आ रही है, एक तरफ तो अतिक्रमण हटाओ का अभियान चल रहा है, जिस बुलडोजर की चर्चा प्रदेश, देश और विदेशों में भी होती है, आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ इस वक्त बहुत ज्यादा सख्त हैं, लगातार लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी अशोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अब अभी मिल रही है, अब मिल रही है। अशोक जी, चूंकि हम चर्चा कर रहे थे, आप देर से जुड़े, हमारी चर्चा इस पर हो रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोकसभा चुनावों से हटकर जिस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हो गई, अब सब काम जो है पटरी पर आ चुका है। एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात कर लें या फिर अन्य जिलों को भी निर्देशित किया गया है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई लापरवाही अगर अधिकारी करता है उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। जी जी रितु, देखिए, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित और बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में आए। बहुत सारे लोगों के साथ, जनता के साथ उनको सीधे सीधे शिकायतें सुनने का, कोई परेशानी होने का, बहुत सारी ग्राउंड जीरो पर लोगों को सुनने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ जानने का मौका मिला, जनप्रतिनिधियों के प्रति, शिकायतें के प्रति उनको जानकारी मिली, बहुत सारी चीज़ें रही। अब जब मुख्यमंत्री खुद गए तो मुख्यमंत्री को भी कुछ चीज़ें, कौन लापरवाह रहा, कौन चेहरा, क्योंकि चुनाव का दौरान होता है, चुनाव के दौरान पर सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के तहत आते हैं और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ और सिर्फ मोटो एजेंडा रहता है कि उनका चुनाव संपन्न करा दीजिए, इसका अलावा नहीं जी। तो उस दौरान पर जो दूसरे सारे नोटोरियस लोग हैं उनको भी एक अवसर होता है कि हम भी कुछ कर लें, खुरापात कर लें। फिर वो जो सरकारी एक महकमा है जो लेक्सिटी का होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं उस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं, वह भी होते हैं। तो उन सब लोगों में अब किसी ने मालूम पड़ा उसी दौरान अवैध कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया, किसी ने कुछ और चीज़ें शुरू करा दी, किसी ने मतलब लगता है कि अतिक्रमण कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बाद, क्योंकि वो 3 महीने का एक ऐसा फेज होता है जिसमें कि आप सीधे सीधे आप मतलब कुछ करेंगे तो मतलब इलेक्शन कमीशन भी नहीं करने देगा, आपको अनुमति नहीं देगा। तो अब जब चुनाव खत्म हो गए, अब उसके बाद सीधे सीधे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है और सरकार की जो बेसिक जिम्मेदारी में होता है, लॉ एंड ऑर्डर भी होता है और विकास भी होता है और बहुत सारे जन कल्याण के विषय होते हैं, यह सब विषयों को फिर पटरी पर लाना होता है। क्योंकि 3 महीने का पटरी से तो लगा है, वो तो 90 दिन है, लेकिन मतलब ये समझ लीजिए करीब से कवर अप करने में 3 महीने का ये गैप और फिर आगे जाने में अभी 2-1.5-2 महीने लगेंगे। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री तेजी से उन्होंने, जैसे आचार संहिता का विषय खत्म हुआ है और केंद्र में सरकार वगैरह हो गई है, राजनीतिक थोड़ा सा जो माहौल था वो भी सेटल डाउन हो गया है, तो अब उसके बाद तो नेचुरली राज्य के मुख्यमंत्री को ही परफॉर्म करना पड़ेगा और ब्यूरो नौकरशाही को भी करना पड़ेगा। नौकरशाही को भी समझ में आ जाए कि चुनाव के दौरान नौकरशाही भी कुछ ऐसा समझती है कि हम किसी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहते या किसी पक्ष को ऐसे करके ऑबलाइज तो दूसरा आदमी हो जाता है, अपने आप से समझ जाता है कि ये अवसर है, इसको फायदा उठा लो, इस अतिक्रमण कर लो, जो चाहे करना हो उसको कर लो, क्योंकि सरकार ऐसे कोई हार्शली नहीं आएगी। अब अभी जो देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने 2-3 दिन से बैठकें की हैं और उन बैठकों के कड़ाई से कहा भी है कि बिजली का एक विषय है, बिजली का विषय नॉर्मली अभी समाजवादी सुन रहा था, फिर उनका नदी बता रहे थे, बातें तो एकदम ऐसे करें जैसे कि सब दिन सब कुछ चीज रहा, ठीक रहा हो। सामान्य रूप से बिजली आप एक फॉल्ट हो जाएगा तो इस फॉल्ट को रिपेयर करने में ऋतु 3 घंटे लगेंगे ना। आप ऐसा नहीं है कि आपने ऑन और ऑफ वाला स्टाइल नहीं है कि आपने फोन उठाया और हो जाएगा। लाइन पर आदमी काम कर रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये सर्विसेज है, कंज्यूमर सर्विसेज है। कंज्यूमर सर्विसेज में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। और हाँ, अगर लंबे समय होगा ट्रांसफर जी बोलिए अशोक जी। होता ये कि देखिए गलती, थोड़ी सी और गलती हो रही सर, थोड़ी सी और एक चीज सरकार के लेवल पर है, सरकार को भी चाहिए, बिजली को लेकर के होता है, बिजली आपूर्ति को लेकर रहता है। अब जहां पर कनेक्शंस है, कनेक्शन 10,000 15,000 के वेटिंग में चल रही है और वहां पर दिए जा सकते हैं, कोई ना कोई कारण के बाद बिजली के जो लोग हैं उनका जो एसडीओ लेवल पर है या कुछ और लेवल के जो अधिकारी होते हैं
उनका थोड़ी सी सेंसिटिव नहीं होते हैं, और ये सेंसिटिव मंत्री के स्तर से समझना चाहिए, ये यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके चेयरमैन को समझना चाहिए, प्रमुख सचिव ऊर्जा है उनको सबको देखना चाहिए। तो बैठे उसके ऊपर हर चीज के लिए मुख्यमंत्री 1-to-1 करेगा तो विभाग के मंत्री के लिए हैं, विभाग किस लिए हैं, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी में आता है कि हम उस विभाग के मंत्री हैं या इस विभाग के अधिकारी हैं, सर्व कर रहे हैं तो परफॉर्म करना चाहिए। परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड पर जाए। एसी उत्तर प्रदेश में या देश के सब भागों में पब्लिक जनता के साथ लोग जाता एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और सब कुछ वहीं से फोन से ही जानना चाहते हैं। तो फिर ऐसे ही है, शिकायतें हैं चाहे समाजवादी को या किसी और को, और फिर सत्ताधारी पार्टी है, जवाबदेही तो उसी की बनती है। ठीक है रत्नेश जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जिस तरीके से तमाम चीजें हमने गिनवाई कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, इस वक्त प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी ने सवाल भी खड़े किए हैं कि जो बुनियादी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उससे सरकार भागती हुई नजर आ रही है, और भी कई दिक्कतें हैं जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से वही अतिक्रमण हटाओ बुलडोजर की कार्रवाई पर बात हो रही है। देखिए रितु जी, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के साथी का जवाब दूंगा जी। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। रितु जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी शायद भूल गए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी थी तो इनके मंत्री हुआ करते थे विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह, अब तो स्वर्गीय हो गए जी। उन्होंने गोंडा के सीएमओ को रात में किडनैप कर लिया था और अपने घर पर बंदी बना के रखा। इनके जो युवा वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने हजरतगंज कोतवाली से निकालकर क्षेत्राधिकारी को अपनी गाड़ी में बांध के घसीटा था, हजरतगंज जैसी जगह में जहां पर विधानसभा स्थगित। अरे सुन लीजिए प्रवक्ता जी, अब आ जाते हैं, इन्हीं की पार्टी की सरकार थी और कुंडा में एक सीओ की हत्या हो जाती है। आप बताइए रितु जी कि किसी भी नेता और मंत्री विधायक में दम है कि किसी अधिकारी को किडनैप कर ले? आज किसी भी व्यक्ति में यह है कि किसी सीओ और एसपी रैंक के अधिकारी को अपनी गाड़ी में बांध के घसीटे? तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, विपक्ष में आपका काम है उठाना, उठाइए। अब आ जाते हैं बिजली वाली बात पे रितु जी। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, क्योंकि हमने अपने गांव में वो भी देखा जब एक हफ्ते रात में लाइट आती थी और एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थिति थी। आज गांव में स्थिति क्या है कि लाइट रितु जी कब आती है कब जाती है ये लोगों को पता नहीं चल पाता। आज गांव में भी न्यूनतम 18 से 21 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जाती है, इनकी सरकारों में एक हफ्ते दिन में 8 घंटे की होती थी, एक हफ्ते रात में 8 घंटे की होती थी। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, उसके बाद उठाइएगा। रही जहां तक राजपूत जी की बात, तो देखिए इसी अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो भी विभागों के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने सीयूजी नंबर्स को लगातार ऑन रखे और जनता से जो भी शिकायतें मिलती हैं उसको रिएड्रेस करके उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का काम करें। और रितु जी, ये केवल सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। एक नागरिक के तौर पे, जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ रितु जी, वहां कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है, तो मैं स्वयं अधिकारियों से बातचीत करता हूं, उनको अवगत कराता हूं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ घटना हो रही हो वो इतना कैपेबल ना हो कि वो रीच आउट करके अधिकारी तक पहुंच सके। तो राजनीतिकों का, जो उन नेताओं का भी कर्तव्य है, धर्मेंद्र सिंह जैसे लोगों का भी कर्तव्य है कि उनके लिए माध्यम बनिए और अधिकारियों तक पहुंचिए। केवल एसी कमरों में बैठकर टीवी में आके बोलने से सुधार नहीं होता है, आपको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। और मेरे समाजवादी पार्टी के भाई ये जान लीजिए कि ये सपा नहीं है जहां 8 घंटे दिन में और 8 घंटे रात में लाइट मिलेगी। 18 घंटे से 20 घंटे आपूर्ति मिलती है। आप कुछ भी करते रहिए, जनता सब कुछ जानती है। रत्नेश जी, इसके साथ ही साथ उन्होंने दबे शब्दों में ही कहा, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई को उन्होंने धर्म से जोड़ने की कोशिश जरूर की है। और इससे पहले भी जब मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात करी तो उन्होंने कहा आखिर अकबर नगर को ही क्यों चुना गया, वहां पर कार्रवाई क्यों की गई? अगर की गई है, कहीं ना कहीं किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैडम, फिर हमें लगता है कि धर्मेंद्र सिंह जी बायस्ड हैं। अकबर नगर वालों को तो बाकायदा सरकार ने जगह दे रही है रहने के लिए। तो देखिए, मैं जवाब दे दूं जी। देखिए जो मामला है उसमें प्रवक्ता सपा जो है वो तुष्टीकरण करने के लिए वोटों का उनका एक सेट वोट बैंक है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अरे भाई, जब अतिक्रमण अकबरगंज में हुआ है तो कहीं और क्यों हटाया जाएगा? अतिक्रमण जहां किया गया वही तो हटाया जाएगा।
अयोध्या में भी बहुत अच्छी जगह रही है, मेरा बर्थ प्लेस है ऋतु जी, वहां पे भी अतिक्रमण किया गया तो उसमें हटाया गया। उसमें ये नहीं देखा गया कि अतिक्रमण करने वाला हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, क्या है। ये जाति पाति, मैं फिर कह रहा हूं ना कि जैसे ही आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई करेंगे, समाजवादी पार्टी वही ढोल पीटना शुरू कर देगी। आखिर भाई मुसलमानों पे ही क्यों? अरे भैया, हमारे जब अतिक्रमण केवल मुसलमानों ने किया है, अतिक्रमण केवल अकबर नगर में हुआ है, तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम गोमती नगर तो जाएंगे नहीं, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम जानकीपुरम तो जाएंगे नहीं। आपने क्यों नहीं पूछा कि आप ही ने क्यों अतिक्रमण किया? और अतिक्रमण कहीं पर भी किया हो तो उसको हटाया जाएगा, चाहे वो अतिक्रमण अकबर नगर में हो, चाहे वो अतिक्रमण रामगंज में हो, चाहे वो अतिक्रमण बयागीपुर में हो, चाहे वो अतिक्रमण धर्मेंद्र आपके भी घर में होगा तो वो भी हटाया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए रत्नेश जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, पहले मैं अतिक्रमण पर, क्राइम पर और बिजली पर, तीनों पर इनका जवाब दूंगा। अतिक्रमण देखिए, नेताजी की जब सरकार थी, तमाम दलित पिछड़े वर्ग के लोग जिनके जो भूमिहीन थे, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, सब ग्राम समाज या सरकारी जमीनों पर पुश्तैनी तरीके से रहते थे, उसको लीगलाइज करने का काम किया था आदरणीय नेताजी ने, उनको बसाने का काम वही किया था। अगर कोई इस तरह से लोग जिनके पास जमीनें नहीं है और इस तरह रहे, तो उसको हटाने और गिराने से ज्यादा जरूरी मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको पुनर्वास की आवश्यकता है। धर्मेंद्र जी, पुनर्वास तो कराया जा रहा है, पुनर्वास तो कराया गया है, सबको बाकायदा सही, वहां पर कोई विरोध नहीं देखने को मिला है। बाकायदा अगर वहां पर अतिक्रमण हटाया गया, घरों को तोड़ा गया, तो उन्हें तुरंत पुनर्वास के लिए पूरा स्थान दिया गया है। जहाँ पुनर्वास होगा नियम संगत तरीके से होगा, वहाँ में कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बिजली की बात कर रहे थे, जमीन पर नहीं रहते। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव में बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। और बता दूं, पिछले 7 साल की योगी जी की सरकार और 2 कार्यकाल देश की मोदी जी की सरकार का रहा, 12 से 17 में जो बिजली के उत्पादन की यूनिटें, चाहे कैपेसिटी बढ़ाई गई, चाहे नई लगी अखिलेश यादव जी की सरकार में, उसके बाद भी 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं किया। 10 साल में कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, कई हजार मेगावाट की कंजम्पशन बढ़ गया। तो जब आप उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो आप केवल हवाई वादे करिए कि मैं 18 घंटा दे रहा हूँ, 20 घंटा दे रहा हूँ। देखिए 2016 में भैया हफ्ते वाला पैटर्न तो नहीं है ना भैया, हफ्ते वाला पैटर्न तो नहीं है ना कि एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में। आपका ही पैटर्न था ना, या सारी बिजली सफाई भेज देते थे, की काम हो, बिजली तो सफाई भेज देते थे। उत्तर प्रदेश के लोगों को तो एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात में मिलती थी ना। सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, तो सुन रहा था। ये जरूरत नहीं, जनता ने जवाब दिया, इनको कहिए सुन ले, सुन ले जवाब दे। झूठ आप बोल रहे हैं। आप बताइए कितना बिजली घर बना दिए आप योगी आदित्यनाथ जी? आप बताइए, नहीं आप बताइए कितना बिजली घर लगाए हैं यूपी में? क्या बिजली घर नया बनाए पिछले 10 साल में? आप बताइए ना, आप बताइए ना पिछले 10 साल में। सुनिए ना ऋतु जी, सुनिए ना, अरे ऋतु हमारी बात पूरी हो जाएगी, इनसे जवाब लीजिएगा। ठीक नहीं है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है रत्नेश जी, बोल लेने दीजिए धर्मेंद्र जी को, जवाब दे लीजिए। इस पे भी झूठ बोलेंगे। हत्या किसकी सरकार में हुई? बेटी के साथ अन्याय किसकी सरकार में हुई? कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या किसकी सरकार में हुई? ये बताएं। पुलिस वाले आए दिन पीटे जा रहे हैं, कहीं वो उनको ठोक रहे हैं तो वो जनता पुलिस ठोक दे रही, किसकी सरकार में हो रहा है? दूसरी एनसीआरबी का आंकड़ा है, हमने नहीं जारी किया, इनकी सरकार का आंकड़ा है। देश में उत्तर प्रदेश 7.4% के हिसाब से सबसे 1 नंबर पर है अपराध के मामले में। और सीधे एनसीआरबी कहता है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। ये एनसीआरबी कहता है, मैं नहीं कहता हूं। इसको सुधरवाइए। कानून व्यवस्था का आप ढिढोरा पीटते हैं, केवल आप सिंबॉलिक नाम से लिख लेने से। ठीक है धर्मेंद्र जी, रत्नेश जी आऊंगी अभी, लेकिन अशोक जी के पास जाते हैं, जो समय की कमी है तो मुझे सबको टाइम देना है। अशोक जी, चूंकि बहुत सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं, एक तरफ तो कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी कई मुद्दे उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए धर्मेंद्र जी तो नेचुरली विपक्ष है तो उनको उठाना चाहिए, उनका धर्म है, और सत्ता पक्ष को उसका काउंटर करना चाहिए। है तो बताएं। देखिए मैं आपको बिजली की स्थिति बताएं। बिजली की स्थिति में ये जो धर्मेंद्र कह रहे हैं कि बिजली का मेगावाट नहीं बनी है, मेगावाट तो खैर रातों नहीं बनती, उसके लिए बड़ा बिजली घर लगता है, और बिजली घर लग रहे हैं। और बिजली घर लगने के बाद अभी 6 महीने के अंदर कमीशन भी हो जाएगी। 5 साल के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार में 6 जगह पे काम हुआ था पहले जी। और ये लंबा कार्यकाल वाली बिजली घर दिखा दो भैया, वहां दिखाओ ना, वहां कहाँ है बिजली?
अगर था तो बिजली कहाँ है, मुझे दिखा दो ना, ये इनको दिखा, ऋतु को दिखा दो या औरों को दिखा दो, कहाँ है बिजली? मैं देखिए कह रहा हूँ, मैं चाहे दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर चाहे रहा हूँ। एनटीपीसी देखिए ऊंचाहार करा हो, चाहे एनटीपीसी टांडा करा हो, चाहे नए थर्मल रहा हो, चाहे वो बाराबंकी के अंदर वो उसका सोलर करा हो, विद्युत प्रोडक्शन आप चेक कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 जगह या तो एक्सटेंशन हुआ या तो नया हुआ। मैं कह तो ठीक रहा है हूँ उनको धर्मेंद्र जी, लंबा अशोक जी कार्यकाल को मिला, 2 समय दे दफा दीजिए, अशोक जी को समय दे दीजिए। ऋतु- ठीक है अशोक जी, जल्दी से बात पूरी करिए अपनी। रितु जी देखिए, अब क्योंकि बिजली अगर राज्य में पैदा हो रही है नहीं हो रही है ये विषय नहीं है। अब आपको नेशनल ग्रिड से बिजली लेनी होती है, नेशनल ग्रिड से आई बिजली को ऑक्शन में कभी महंगी भी होती है, कुछ भी रहती है। 30,000 32,000 मेगावाट राज्य को बिजली लेनी पड़ रही है। तो मतलब लेनी तो ज्यादा जो भी है, टोटल कंजम्पशन है 32,000 मेगावाट हर साल। 12 अभी मैं देख रहा था करीब 1.4 करोड़ एसी खरीदे जाएंगे, 1.4 करोड़ एसी खरीदे जाएंगे, तो उनकी बिजली का कंजम्पशन देख लीजिए। तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा के बाद में बस ये है कि जो एसडीओ लेवल पर लोग बैठे हैं या पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो इस पर थोड़ा सा काम करें, उसके जो पावर हाउसेज है उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और उनको ट्रांसफार्मर समय से चेंज कर दें। प्रॉब्लम कभी कभी मालूम पड़ा कि फॉल्ट हो गया, फॉल्ट होने में और आने में 3 से 5 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे, तो परेशानी तो होगी लेकिन उस पर भी इंतजार करें। हाँ, जब नहीं होता है 1 2 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदलेंगे, ये भी हमारी जानकारी है। और इसको बहुत दूसरे ठीक है, थोड़ी और स्थिति बेहतर करने की जरूरत है, हालांकि पहले से बेहतर वो स्थिति नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है और समय इतनी ही इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार एक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और तमाम कर्मचारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने काम में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना कार्रवाई सीधे तौर पर की जाएगी। दूसरी तरफ अतिक्रमण को लेकर भी चर्चाएं तेज है, क्योंकि एक तरफ राजधानी लखनऊ में अकबर नगर में तमाम कार्रवाई की गई और अब निर्देश किया गया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों में जहां भी अतिक्रमण है वहां पर कार्रवाई सीधे तौर पर की जाए। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देती हूं। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।